सभी फेसबुक लाइव पर जो ऑनलाइन मौजूद है हमारे सभी साथियों को, सभी युवा साथियों को जो फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय आदिवासी जिंदाबाद। बहुत लंबे अंतराल के बाद फेसबुक लाइव आया हूँ आप सभी के बीच में, और कई गंभीर और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को आगामी 15 अगस्त की सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे वीर बहादुर सैनिक जो बलिदान हुए हैं, जिन्होंने अपने आहुतियाँ दी है, उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ और अपनी बात शुरुआत करता हूँ। मैं जयस के शुरुआती संघर्ष को आप सभी के सामने रखना चाहूँगा कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमने 2012-13 में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जयस की नींव रखी थी, और ऐसे समय पर जयस की हमने नींव रखी जब आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद को आदिवासी कहने में कहीं न कहीं शर्मिंदा महसूस करता था। आदिवासी बोलने में कहीं न कहीं अपने आप को झिझक महसूस करता था। सार्वजनिक स्थलों पे, अपने ऑफिसों में, कार्यालयों में, खासकर पढ़ा लिखा वर्ग जो आदिवासी समाज से आरक्षण लेकर बड़े पदों पर पहुंच चुका है, वो कहीं न कहीं खुद को अपने आप को आदिवासी कहने में झिझक शर्म महसूस करता था। उस समय हमने जय आदिवासी एक नारा दिया, जय आदिवासी युवा शक्ति। युवा शक्ति का मतलब हमारा था कि जो भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसके अंदर जोश, जुनून, जज्बा समाज में बदलाव के लिए, देश में बदलाव के लिए और हर प्रकार का बदलाव, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव हो, जो इन बदलावों के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये जय आदिवासी युवा शक्ति का नारा दिया। आदिवासी समाज देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वर्ग है, और पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी जो निवासरत है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 800 आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, और यह समुदाय आजाद भारत में आज भी अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, चाहे इनके आर्थिक विकास के संसाधनों की कमी हो, बड़ी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। केंद्र में मोदी सरकार भले ही आजादी के 75 वर्ष के अमृत काल में अमृत महोत्सव का नारा दे रही हो, लेकिन अमृत काल के इस अमृत महोत्सव में देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग, देश का आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज आज भी संघर्ष कर रहा है। उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। आरक्षण से आदिवासी समाज के कुछ प्रतिशत वर्ग को जरूर इसका लाभ मिला है, समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, लेकिन आज भी आदिवासी समाज का 90% हिस्सा समाज की मुख्य धारा से दूर है, अभी विकास से पीछे हैं। आज हमारे आदिवासी बंधु किसी भी राज्य के हो, चाहे अनुसूची 5 क्षेत्र में निवास करने वाले हो, चाहे अनुसूची 6 क्षेत्र में निवास करने वाले, आज भी उन लोगों में, उन क्षेत्रों में विकास कहीं न कहीं गायब है। सरकारें इन वर्गों के नाम पे योजनाएं कहीं बनाई है, लेकिन समाज के इस वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ अभी भी नहीं के बराबर मिल रहा है। आदिवासी समाज के लिए लड़ने वाले कई योद्धा हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी
ने संविधान सभा में आदिवासियों के लिए, आदिवासी वर्ग के विकास के लिए, उनको हक और उनके सम्मान के लिए जो बात दमदारी के साथ रखी थी, उसको पूरा भारत जानता है, पूरा देश का आदिवासी समाज जानता है, समुदाय जानता है। आज़ादी से पहले चाहे बिरसा मुंडा हो, वीर गुंडाधुर हो, टंटिया भील हो, रानी दुर्गावती हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, सब ने आदिवासियों की स्वशासी व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। आज़ाद भारत में उन्हीं संघर्ष की बदौलत हमें स्वशासी क्षेत्र मिले, जिन्हें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के रूप में हम जानते हैं। लेकिन आज़ाद भारत में जयपाल सिंह मुंडा के बाद में जो आदिवासी समाज में नेतृत्व की गंभीर कमी रही है, उस नेतृत्व की गंभीर कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं, आदिवासी युवाओं के कंधों पर थी। खासकर आज़ाद भारत में आदिवासी समाज से आरक्षण का फायदा लेकर जो आदिवासी समाज का वर्ग मुख्य धारा में शामिल हुआ है, जो संवैधानिक हक और अधिकारों को जानता था, उन समाज की जिम्मेदारी, उन उस समाज में पैदा हुए युवाओं की जिम्मेदारी अपने पुरखे, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, वीर गुंडाधुर हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन सबके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी युवाओं, नई पीढ़ी के नए युवाओं के ऊपर थी। जयस जैसे क्रांतिकारी संगठन ने, जो क्रांतिकारी विचारधारा के साथ, जो देश के आदिवासी समाज के युवाओं को तीर, तलवार और बंदूक छोड़कर कलम की लड़ाई लड़ने के लिए जिस संगठन ने प्रेरित किया, और आज ये संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू होकर देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। भले ही हम उन राज्यों में नहीं पहुंचे, भले हम उड़ीसा के सुदूर आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंचे, भले ही हम झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंचे, भले हम राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज जयस की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव तक, गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। जयस ने सामाजिक बदलाव का नारा दिया, जयस ने राजनीतिक बदलाव का भी नारा दिया। कई लोगों ने इस नारे को गलत अर्थों में पेश किया, गलत नकारात्मक रूप से पेश किया, लेकिन मैं आप सभी देशवासियों को, सभी आदिवासी बंधुओं को, सभी युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, जयस की जो विचारधारा है किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं। हमारा नारा सिर्फ और सिर्फ उस वर्ग के विकास के लिए है जो आजाद भारत में 75 साल बाद भी, इस आजादी के अमृत काल में भी आज भयंकर बेरोजगारी, भयंकर कुपोषण, जल जंगल जमीन से जबरन विस्थापन और अपने ऊपर बर्बरता की हदें झेलते हुए ये समाज अपने अस्तित्व के लिए खड़ा है। उस वर्ग को, उस वर्ग की आवाज को विधानसभा, लोकसभा में पहुंचाने के लिए हमने जयस के माध्यम से नारा दिया है। और साथियों, कई लोगों ने कहा कि जयस सामाजिक संगठन, इस समाज में हर पैदा हुआ व्यक्ति सामाजिक ही होता है, लेकिन समाज का ही व्यक्ति अगर उस वर्ग के लोगों की आवाज, उस वर्ग के लोगों के दर्द, उस वर्ग के लोगों के संवैधानिक हक और अधिकारों को हासिल करने के लिए अगर विधानसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, तो इसके लिए कोई गलत नहीं। साथियों, इन 10 सालों के भीतर संगठन के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे, संगठन को तोड़ने के लिए कई प्रकार के कूटनीतिक षड्यंत्र किए गए, संगठन को हाईजैक करने के लिए कई लोगों ने कूटनीतिक रचनाएं रची, लेकिन आज भी यह संगठन ताकतवर इरादों के साथ, मजबूत विचारधारा के साथ और क्रांतिकारी सोच के साथ ये संगठन खड़ा है और दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहा है। हमने आदिवासी समाज में राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। उसका एक छोटा सा उदाहरण 2018 में हमने पेश किया था, जब विधानसभा चुनाव के लिए अचानक मैंने विधानसभा में जाने का फैसला किया। तो उस फैसले के खिलाफ हमारे आदिवासी समाज को कई प्रकार से गुमराह किया गया, कई प्रकार से भड़काया गया, कई प्रकार से हमारे समाज को मेरे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन आदिवासी समाज का जागरूक वर्ग उस
बात को भली भांति समझता था और आज भी समझता है कि आजाद भारत में एक तो आदिवासियों के लिए कोई बोल नहीं रहा, आदिवासियों के लिए कोई लड़ नहीं रहा। आज हमारी संसद में 47 आदिवासी सांसद हैं। आप सभी देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि 47 आदिवासी सांसद में एक भी आदिवासी सांसद अनुसूची 5 की बात कर रहा हो संसद के भीतर, अनुसूची 6 की बात कर रहा हो संसद के भीतर, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के साथ साथ पेशा कानून की बात कर रहा हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हो, तो आप संसद की कार्रवाई उठा के देख लो। आदिवासी समाज से जो नेता विधानसभा या लोकसभा में जाता है, राजनीतिक पार्टियों की कठपुतलियां बनकर रह गए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। साथियों, मैं भी विधानसभा में गया लेकिन मैं किसी कठपुतली नहीं बना। आज विधानसभा में जाकर सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए, विधानसभा में पहुंचकर अनुसूची 5 की मांग सरकार के सामने रखी और सरकार के मुखिया को अनुसूची 5 पर अपनी बात रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुसूची 6 की बात रखी, पेशा कानून की बात रखी और मध्य प्रदेश जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरकार को पेशा पे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। केंद्र की सरकार को पेशा को अमली जामा पहनाने के लिए अधिसूचनाएं जारी करनी पड़ रही है कि जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज सरकार तक पहुंच रही है। साथियों, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन मैं आप सभी साथियों से, देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आज आदिवासियों के लिए कौन बोल रहा है, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए कौन खुलकर लड़ रहा है, आदिवासियों के लिए कौन बदनाम होने के लिए तैयार है। आज हम खुलकर आदिवासी की बात करें। सोशल मीडिया पर कई बार हमें लोगों ने कई प्रकार की भ्रम और अफवाहें फैलाने के लिए हमारे ऊपर कूटनीतिक षड्यंत्र किए गए। हमारा विरोध तो इस प्रकार किया जाता रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री हो भाई, इतना विरोध तो प्रधानमंत्री जी का भी नहीं होता, विरोध हमारा होता है। अरे मेरे जैसे युवा जिसका राजनीतिक पार्टियों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, कभी किसी राजनीतिक पार्टी के हमने झंडे नहीं उठाए, और जब विधानसभा में किसी पार्टी के माध्यम से पहुंच गए तो लोगों ने अफवाह फैलाई कि समाज को बेच दिया। अरे भाई, मैंने किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ दगाबाजी करी हो, किसी को लूटा हो तो आप सबूत दे सकते हैं। हमने किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो आप मुझे बता सकते हो। साथियों, मेरा विधानसभा में जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था। आज आदिवासियों की राजनीति को अगर आप पन्ने पलट कर देखेंगे पिछले 70 साल का, तो आदिवासी समाज की राजनीति भी परंपरागत राजनीति रही है। बाप मंत्री बना, बाप विधायक बना, बाप सांसद बना, उन्हीं के परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी विधायक सांसद मंत्री बनते गए। आज आदिवासी समाज में नए युवाओं को राजनीति के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का मौका कब मिला है। हमारे जैसे युवा जिद करते हैं और जिद करके अपने दम पर विधानसभा में पहुंचते हैं समाज के सहयोग से, तो लोगों को तकलीफ होती है। इन्होंने समाज को धोखा दे दिया। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा में जाने के बाद जो मुद्दे विधानसभा के भीतर, मध्य प्रदेश की विधानसभा के भीतर उठे, आजाद भारत में ये 75वें वर्ष अमृत काल में आज तक किसी विधायक ने या लोकसभा के भीतर किस जयपाल सिंह मुंडा के बाद किसी सांसद ने नहीं उठाया। ये आपकी आवाज को दबाने के लिए जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र होते, देखो राजनीति में सबके खिलाफ षड्यंत्र होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश में क्या एकमात्र आदिवासी विधायक डॉक्टर हीरा अलावा है। 47 विधायक है, 47 विधायक का आप विधानसभा कार्रवाई उठाई, उनसे भी सवाल पूछिए, लेकिन नहीं, सवाल तो हीरा अलावा से ही पूछे। कोई बात नहीं, पूछना चाहिए। मुझे भी खुशी होती है कि मेरा समाज आज सवाल पूछने लायक बना है। मेरा समाज आज सवाल पूछ रहा है मुझसे, तो मुझे खुशी होती है युवाओं से कि आज युवा लोग कम से कम सवाल तो पूछ रहे हैं, और आज सवाल पूछेंगे तो मन में जिज्ञासा और उनके हर सवालों का जवाब भी हम देंगे। साथियों, आज ये संगठन जो बना है बहुत मुश्किल से हमने तैयार किया। आज किसी भी आज देश में संगठन आदिवासी के नाम पे तो कम से कम 5000 से ज्यादा संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के अगर कोई नाम आता है तो जय संगठन इसलिए मेरे भाइयों कि आज आदिवासियों की दर्द, पीड़ा और उसका दुख समझने में सबसे पहले अगर कोई युवा आते हैं तो जयेश युवा है। आज चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे नीमच में बाणदा हत्याकांड हो, चाहे गुना बमोरी हत्याकांड हो, और चाहे अभी विदिशा लटेरी में हुआ हत्याकांड हो, सबसे पहले आदिवासी युवा अगर पहुंचे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचा है।
कोई राजनीतिक दल के नेता कोई सहानुभूति देने तक आदिवासियों के बीच नहीं पहुंच रहे। लेकिन जयस युवा और जयस युवा किसी के पैसे और किसी की कृपा दृष्टि से नहीं पहुंच रहे मेरे भाई। ये जुनून है युवाओं के अंदर, ये जज्बा है कि समाज के साथ गलत नहीं होना चाहिए। समाज की एकजुटता का संदेश हमारे युवाओं ने विश्व आदिवासी दिवस पे दिया। पूरे प्रदेश, पूरे देश के गांव, गली, मोहल्लों में जिस प्रकार आदिवासी समाज ने एकजुटता दिखाई, विश्व आदिवासी दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया। ये आदिवासी एकता को बढ़ावा देने का जो समाज के युवाओं ने किया, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को मैं शुभकामनाएं और दिल से आप लोगों को मैं आभारी हूँ कि आज आदिवासी जन जागरूकता हमारे देश में हो रही। लेकिन मुझे दुख इस बात का, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व आदिवासी दिवस पर 2 शब्द बोलना उचित नहीं समझा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को बधाई देना तक उचित नहीं समझा। ये इस बात का मुझे दुख है कि आज आदिवासी समाज का व्यक्ति अगर सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो क्या उस समाज को भूल जाना चाहिए? लेकिन आज हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 अगस्त को अनदेखा कर ये साबित कर दिया कि भले आदिवासी समाज का व्यक्ति एक सर्वोच्च पद पर गया है, लेकिन आदिवासी समाज को 2 शब्द बधाई देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और ये दुख और पीड़ा के साथ में माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बताना चाहता हूँ, जब आपके नाम की घोषणा हुई तो सबसे पहले, चाहे भले हमारी पार्टी से आपका संबंध नहीं हो, भले आपकी पार्टी अलग हो, लेकिन हमने सबसे पहले सोशल मीडिया पर आपको बधाई दी, इसीलिए दी क्योंकि आप आदिवासी समाज से थे महामहिम। हम आप पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आपने जिस प्रकार विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस पर 2 शब्द नहीं बोले, देश के 10 करोड़ आदिवासियों में निराशा की भावना जागी। और कहीं न कहीं जो हमारे आदिवासी समाज को डर था, वो डर अब मन में घर कर रहा है कि कहीं न कहीं सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद हमारे समाज की महामहिम आदिवासी समाज के लोगों के साथ कहीं धोखा न कर दे। अब ये बात आप कब लोगों को विश्वास दिलाओगे? देश के 10 करोड़ आदिवासियों को ये भरोसा कब पैदा करोगे? तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने जिस प्रकार विश्व आदिवासी दिवस पर चुप्पी साध कर साबित कर दिया कि आपको भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ही काम करना है, आपको आरएसएस जैसी संस्था के इशारों पे ही काम करना है, आपने इससे साबित कर दिया। मैं देश के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आदिवासी नेताओं से, आरएसएस से जुड़े आदिवासी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपने कई प्रकार से जयेश के ऊपर आरोप लगाए। हाल ही में हमारे बड़वानी से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी ने जो जयेश संगठन के ऊपर आरोप लगाए, आपका आरोप निराधार है माननीय सांसद महोदय। आप बिना सोचे समझे, आप एक बुद्धिजीवी होकर, आप पढ़े लिखे प्रोफेसर होकर आरएसएस के इशारों पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जिस प्रकार जयेश संगठन के ऊपर आपने आरोप लगाए कि जयेश संगठन के ऊपर जो आपने आरोप लगाए ये निराधार है। और आपको साबित करना पड़ेगा माननीय सांसद महोदय कि जयेश संगठन को विदेश से फंड कैसे मिला। आज पिछले 10 सालों से ये संगठन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है आदिवासियों के लिए। और जो मुद्दे आपने संसद में नहीं बोले होंगे माननीय सांसद महोदय, वो मुद्दे आज जयेश विधानसभा तक पहुंचा रहा है और विधानसभा में लड़ाई लड़ रहा है। आपको आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आदिवासी समाज की बदौलत संसद में एक मौका मिला था, लेकिन आपने क्या किया? आपने भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करना, आरएसएस के लिखे भाषणों को पढ़ना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना उचित समझा। अगर आप अपने दिमाग की से सोचते, जयेश के बारे में अगर आप अपनी बुद्धि से सोचते, तो आज विदेशी फंड की जो आपने बात करी है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस सोशल फेसबुक लाइव के माध्यम से कि पिछले 10 साल में 54 भी जयेश ने विदेशी फंड से अगर अर्जित करी तो आप सबसे पहले मुझे जेल में डालो माननीय सांसद, जेल में दिलवाना। आपकी केंद्र में सरकार है, आपके राज्य में सरकार है और आप खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्यसभा सांसद है, लेकिन झूठे आरोप लगाकर जो संगठन को बदनाम करने के आपने कूटनीतिक षड्यंत्र किया है और जो अपराध किया है, आपको इस समाज कभी माफ नहीं करने वाला है। या आप इस बात को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं सांसद महोदय, आपने जयेश संगठन पे आरोप लगाया कि देश तोड़ने वाला संगठन। माननीय सांसद महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका जितना ज्ञान है, इस संगठन ने, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने
पूरे देश के 800 समुदायों को एक मंच पर लाने का काम किया है। और इस संगठन ने किसी के सामने आज भी हाथ नहीं फैलाया है पैसों के लिए। समाज खुद जागा है, समाज ने खुद पैसा, जब जरूरत पड़ी इस संगठन के लिए समाज पल के बिठा के आगे खड़ा रहा है। क्योंकि ये संगठन चाहे गुना कांड हो, बमोरी कांड हो, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे नीमच हत्याकांड हो, और अभी विदिशा में जो हत्याकांड, लटेरी में हत्याकांड हुआ, समाज का दर्द और समाज का दुख हमारा संगठन जानता है और सबसे पहले हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं विधायक तो अभी 2018 से बना हूं माननीय सांसद महोदय, लेकिन आपको बताना चाहता हूं ये जो सामाजिक जन जागृति आई है, जो युवाओं में जो राजनीतिक जन जागृति आई है, आज ये जय संगठन के कारण आई है। और आज ये जय संगठन के बारे में आपने जो बातें बोली है विदेशी फंड की, आपने भले ही आरएसएस के कहने पे यह बात बोली माननीय सांसद महोदय, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप जब तक सांसद है बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हमारे संगठन की ओर से। लेकिन जैसे राष्ट्रवादी संगठन आज आपकी पार्टी राष्ट्रवाद का नारा देती है, आपकी पार्टी गो सेवा की नारा देती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सांसद महोदय, जैस युवाओं के अंदर जो खून, जो जुनून उबाल मारता है ना, ये बिरसा मुंडा का खून, ये टंटिया भील का खून है, ये वीर गुंडाधुर का खून है, चांद भैरव का खून है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सिखाए हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलने वाले जो ये क्रांतिकारी योद्धा है, किसी से डरने वाले नहीं है। आप इस क्रांतिकारी विचारधारा को रोक नहीं पाएंगे माननीय सांसद महोदय। और आपने जो ये जो दैनिक भास्कर में आज के पेपर में जो छपा है आपका इंटरव्यू, अगर आप खंडन नहीं करते हैं माननीय सांसद महोदय, तो ये मान के चलिए कि हमारी लड़ाई आदिवासी अधिकारों को खत्म करने वाले लोगों के खिलाफ तो है ही है, हमारी लड़ाई आपके खिलाफ भी शुरू होगी। क्योंकि अगर आपने इस क्रांतिकारी और इस राष्ट्रवादी संगठन को, राष्ट्र तोड़ने वाला संगठन और विदेशी फंड लेने वाला संगठन, माननीय सांसद महोदय हम तो एक छोटे से गांव में पैदा हुए, आप जानने माननीय सांसद महोदय अच्छी तरह जानते हैं, आप हमारे घर भी आ चुके हैं, हमारे गांव भी आ चुके हैं। और आपको इससे बड़ा सबूत क्या दे सकता हूं कि जो युवा, जो डॉक्टर हीरा अलावा एम्स दिल्ली जैसे संस्थान में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर एक छोटे से गांव में रह सकता है, छोटे से गांव में रहकर अपने लोगों के लिए आवाज उठा सकता है, उससे बड़ा आपको राष्ट्रवादी नहीं मिलेगा। आप हमारे संगठन के हर युवा से अगर उनकी गहराई में जाएंगे तो 99% जैस से जुड़ा हुआ आदिवासी युवा, ये सुदूर गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों में निवास करने वाला युवा है। इनकी पकड़ सिर्फ तहसील और जिले तक है माननीय सांसद महोदय। आप विदेश से फंड लेने की बात कर दी, आपको मैं बताना चाहता हूँ विदेश में तो आपके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यात्राएं करते हैं, वहां से कितना फंड लाते हैं, कितना डीलिंग करते हैं आप जानते हैं, ये आप लोगों को कितना फंड दिलाते हैं विदेश से आप जानते हैं। लेकिन आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ माननीय सांसद महोदय, अगर चवन्नी का भी जयस को अगर विदेश से फंड मिला हो तो आप पूरे संगठन को बैन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये आरोप गलत निकला माननीय सांसद महोदय, तो आप ये समझ लेना कि आपकी जो नेतागिरी आरएसएस के दम पे शुरुआत हुई। दूसरी, आपने कहा है माननीय सांसद महोदय कि जयस सामाजिक संगठन, माननीय सांसद महोदय आप खुद आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप आरएसएस के झंडे और डंडे उठाए, ये पूरी जनता जानती है, पूरा समाज जानता है। आप उस संगठन से जुड़कर, उसकी शाखा से जुड़कर आज एक समाज का सांसद बने हैं। आज जयस युवा, पढ़े लिखे युवा अगर राजनीति के माध्यम से विधानसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, तो आपको इससे तकलीफ नहीं, खुशी होनी चाहिए कि हमारा समाज जाग रहा है, हमारा समाज का युवा लड़ रहा है, लड़ना जानता है। हम किसी की गुलामी नहीं करते माननीय सांसद महोदय, हम अपने दम पे अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक तो मैं अभी पिछले 3 साल से बना हूं माननीय, हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश के आदिवासी युवाओं को कहना चाहता हूं, हमने मिशन 2023 युवा नेतृत्व का नारा दिया है। और युवा नेतृत्व का नारा, आदिवासी नेतृत्व का नारा सिर्फ अपने दम पर समाज का नेतृत्व खड़ा करने की बात कही। कहीं गैर आदिवासी रायचंद हमारे बीच आए हैं, समाज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री का लालच दे दे कि युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, साथियों आप पढ़ लिख गए हो, आपके पास बुद्धि है, भगवान ने दिमाग, हर इंसान को जो धरती पे पैदा हुआ उसको ब्रेन दिया है।
और आप मुझे कई लोगों के मुगालदे हैं कि डॉक्टर हीरा लावा को चुनाव हरा देंगे, डॉक्टर हीरा लावा को हम चुनाव हरा घर बैठे। अरे भाइयों, मैं तो विधायक नहीं था तब भी मेरी आवाज देश के प्रत्येक राज्य में डंके की चोट पे गूंजती थी और आगे भी गूंजेगी। हम विधायक और सांसद से ज्यादा पावरफुल तो हमारी आवाज है साथियों। आज पूरा देश का आदिवासी समाज, 10 करोड़ आदिवासी भरोसा करता है हमारे ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर। तो इसलिए करता है कि हमने वास्तव में उनके लिए लड़े हैं, वास्तव में उनके लिए उनकी आवाज बने हैं और वह आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें ये राजनीतिक पार्टी का पद, किसी विधायक और सांसद का पद हमें कमजोर नहीं कर सकता मेरे भाइयों। आज ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, आज देश के 10 करोड़ आदिवासियों और आदिवासी के साथ साथ आज गैर आदिवासी समाज, चाहे एससी हो, ओबीसी हो और गरीब समाज सामान्य वर्ग के हो, आज इस जय संगठन से जुड़ना चाहते हैं। हमने मिशन 2023 का नारा दिया है और मिशन 2023 में हमने सामाजिक नेतृत्व के साथ राजनीतिक नेतृत्व का नारा दिया है। और राजनीतिक नेतृत्व के लिए हम 2023 में नए युवाओं को विधानसभा और 2024 में नए युवाओं को लोकसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और इस मिशन 2023 में हमारे साथ सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, गैर आदिवासी समाज का हर वर्ग, चाहे ओबीसी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे एससी वर्ग का हो, हर युवा जयस से जुड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहता। और आज इस संगठन के माध्यम से हमने इस देश में और समाज में जो सामाजिक जन चेतना के साथ साथ राजनीतिक जन चेतना हमने जगाने की कोशिश करी, हम काफी हद तक सफल हुए। हाल ही में पंचायत चुनावों में हर विधानसभा क्षेत्रों में 40 से 50 हमारे नए युवा सरपंच बने हैं, जैसे समर्थित सरपंच बने हैं। कहीं न कहीं हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। आज जिन राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ झंडे और डंडे उठाने का काम किया है, जय संगठन ने उनको मंच दिया, उनको एक नई पहचान दी है और उनको आज नया जुनून दिया है। आज जय संगठन के बदौलत समाज का, आदिवासी समाज का हर युवा अपने आप को गर्व महसूस करने लगा। हर देश के हर राज्य के युवा अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगा। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता बढ़ी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से कई बार अनुरोध किया है कि आदिवासियों को सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाए, उनको सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष जल्द से जल्द कानून लाए जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने बातों को सिर्फ सुना है, अभी तक सिर्फ भाषणों में वादे किए हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। आज जयेश युवा जागरूक हो चुके हैं, जयेश युवा आज जागरूक होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। आज हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र में, आज हमारे कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में, धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में कई युवा जुड़कर मजबूत रूप से संगठन को मजबूत करने में कामयाब हुए हैं। हमारे क्षेत्रों में ज्यादातर युवा, जैसे समर्थित युवा पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में, जनपद चुनाव में सफल हुए। आज साथियों, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस प्रकार चरम पर है। अभी जो धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो डैम फूटने की जो बात आ रही है, आज मैं भी वहां पे गया था, सिर्फ मिट्टी से बांध बनाया गया। आज आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने की जो कूटनीतिक षड्यंत्र किए थे, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस हद तक, सरकार की योजनाओं का, सरकार का जो पैसा किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज आदिवासी जिलों में, आदिवासी इलाकों में आज मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं। हमारे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन जैसे बहुल्य आदिवासी क्षेत्रों में एक भी आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज नहीं यहाँ पे रेलवे लाइन। ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर। मध्य प्रदेश सरकार को इन क्षेत्रों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज आदिवासी क्षेत्रों में जैस युवाओं के ऊपर उनको बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों से कहना चाहता हूँ, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है भाइयों, हम किसी जाति के विरोधी नहीं है। हम आदिवासियों का विकास चाहते हैं, हम अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का विकास चाहते हैं, हम उस वर्ग का विकास चाहते हैं जहां पर सरकार की योजनाएं सरकार आज तक नहीं पहुंची। आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही।
साथियों, ये फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जेएस के ऊपर, जेएस को तोड़ने के लिए कई प्रकार के कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन मैं प्रदेश और देश के युवाओं से, आदिवासी युवाओं से खासकर कहना चाहता हूँ कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। आज जेएस जैसा वैचारिक संगठन कई राजनीतिक दलों से, कई विधायक और सांसदों से ताकतवर हो चुका है। आज जेएस के माध्यम से सरकारों के कानों में डायरेक्ट आवाज पहुंच रही, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जेएस के माध्यम से एक ताकतवर आवाज पहुंच रही। और मैं पूरे देश के आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला समय हमारे समाज को एक सक्षम नेतृत्व देने का समय, चाहे राजस्थान के हमारे आदिवासी भाई हो, गुजरात के आदिवासी भाई हो, महाराष्ट्र के आदिवासी भाई हो, झारखंड छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई हो, उड़ीसा के आदिवासी भाई हो, हम सबको मिलकर एक मंच पर आने की जरूरत है। हमको उपजातियों से बाहर निकल कर आने की जरूरत है। हमको एक दूसरे का कंधा बनने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, और हमको ये लड़ाई मिलकर लड़ने की जरूरत है। अभी जंगलों पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में कई प्रकार के वन संरक्षण अधिनियम के नाम पर बदलाव किए जा रहे हैं, आदिवासियों पर गोली मारी जा रही है। उड़ीसा के लटेरी में जिस आदिवासी भाई, जो भील आदिवासी युवा के ऊपर गोली मार रही, वो दुखद है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 20 लाख रुपए की घोषणा कर दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों को जो जंगलों में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से रह रहे हैं, उनको क्या आप सामुदायिक वन अधिकार देने की दिशा में काम करेंगे? आपने सामुदायिक वन अधिकार देने के लिए आज मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया। आज आदिवासियों पर गोली चलाई, वन विभाग की हिम्मत के आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर गोली चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी सरकार में हो रहा है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आदिवासियों को सुरक्षा देने के लिए आपने पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त आश्वासन नहीं दिया या पर्याप्त कानून नहीं बनाए, निश्चित ही पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और ये इसीलिए होगा क्योंकि आज हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर बर्बरता होती जा रही। हमारे आदिवासी भाइयों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, रोजगार के लिए हमको अन्य राज्यों में दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन आपकी सरकार आदिवासी युवाओं को रोजगार देने में, अभी आदिवासी एसटी एससी वर्ग के हजारों की, लाखों की संख्या में बेकलाग के पद पिछले 20 साल से नहीं भरे गए। इस बार भी बेकलाग के पद 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिए गए। हमारे बेरोजगार युवाओं के पास 2-2, 3-3 डिग्रियां हैं। हमारे युवा कहाँ जाएंगे? आज हमारे बेरोजगार आदिवासी युवा दर दर भटकने के लिए मजबूर है माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपकी सरकार हमारे बेकलाग पदों को हर साल 1-1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दी जा रही है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासी एसटी और एससी वर्ग के युवाओं के जो बेकलाग के हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं, इनको जल्द से जल्द भरे जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आदिवासी इलाकों में आज भी, ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव के अंदर, मोहल्लों के अंदर सड़कें नहीं है। आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तृतीय चरण में संशोधन किया जाए और गाँव को मोहल्लों से जोड़ने के लिए भी सड़कें बनाई जाए, और ताकि गांव में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जाने में आसानी से सुगमता हो। आदिवासी इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोले जाए ताकि आदिवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। मध्य प्रदेश में जो सामान्य क्षेत्र है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, वहीं पे मेडिकल कॉलेज सरकार खोलती जा रही है। लेकिन सरकार का ध्यान आदिवासी समाज के नाम पर बिरसा मुंडा जयंती मनाने का समय, आदिवासी समाज के नाम पर भाषणबाजी करने का समय, लेकिन आदिवासी इलाकों में बेसिक सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देने का समय नहीं है। कल हमारे कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान का महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रदेश और देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे रक्त की एक बूंद से किसी की जिंदगी बचती है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा। मैं प्रदेश और देश के हमारे आदिवासी भाइयों से और सभी वर्गों से भाइयों से कुक्षी में कल 14 अगस्त को होने वाले रक्तदान, महारक्तदान में आप शामिल होइए, और इसमें शामिल होकर आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कीजिए। और रक्तदान के लिए जो भी हमारी आयोजन समिति है, उन आयोजन समिति को भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और हमारे पूरी टीम की ओर से, हमारे जय संगठन के माध्यम से इस महारक्तदान में मैं सभी युवाओं से शामिल होने की मैं अपील करता हूं, और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि महारक्तदान का ये कार्यक्रम हमारा सफल होगा। कल 14 अगस्त को हम
खरगोन जिले के धूलकोट में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए मैं वहां पर शामिल होने जा रहा हूँ। और हमारे आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के नारा जो बिरसा मुंडा जी ने दिया, जो टंट्या भील जी ने दिया, उनके नारे को, उनके सपनों को साकार करने के लिए जल, जंगल, जमीन की इस लड़ाई में आप सभी के बीच में मैं भागीदार बनूंगा। और आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। राजनीतिक रूप से भी हमारे युवा अगर राजनीति भी करना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है मेरे भाइयों, लेकिन एक दूसरे का विरोध सिर्फ दायरे में रह के करिए। आप अपनी सीमाएं कभी भी न लांगे, क्योंकि भविष्य में कोई भी किसी के काम आ सकता है मेरे भाई। आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद को इतना नीचे भी नहीं गिराए कि जीवन में कभी आमने सामने भी हो जाए तो कभी आपको आंखें मिलाने के लिए भी सोचना पड़े। मेरे भाइयों, मेरे आदिवासी समाज में सोशल मीडिया पे नए नए युवा बहुत, जिनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ, जो धुरंधर जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं। मैं समझता हूँ हमारे आदिवासी समाज में नशाखोरी एक बड़ी समस्या है। आदिवासी इलाकों में गांव गांव में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही। जैस के माध्यम से हमारे सभी युवक गांव गांव में अभियान चलाए शराबबंदी के लिए, और आने वाले समय में आदिवासी इलाकों को शराब रहित बनाने के लिए, शराब मुक्त बनाने के लिए भी हमको काम करने की जरूरत है। आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वास की कई खबरें आती रहती है, दहेज प्रथा की कई खबरें आती है। आदिवासी समाज वैसे तो दहेज देता है, लेकिन अब आदिवासी समाज में लड़का और लड़की भाग जाते हैं तो उनके ऊपर दंड के तौर पे लाखों रुपए में हमारे समाज में दहेज दंडित किया जाता है। कई बार हम देखते हैं गरीब परिवार को अपनी जमीन गिरवी रखकर दहेज देना पड़ता है। तो साथियों, हमारे समाज की जो भी कुरीतियां हैं उनको भी हमको दूर करने की जरूरत है। वो एक दूसरे के ऊपर, हम सोशल मीडिया पर एक चीज मैं देख रहा हूँ, कुछ समय से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे आदिवासी समाज में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का विरोध किया जा रहा है। साथियों, विरोध कर रहे हैं तो सत्ता का विरोध करिए, सत्ता की ऐसी नीतियों का विरोध कीजिए जो आदिवासी समाज की संस्कृति को, उनकी वेशभूषा को, उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आप उन युवाओं की आवाज उठाने, उन युवाओं का विरोध कर रहे हैं जो आपके लिए विधानसभा में जाकर आवाज उठा रहे, आपके लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे, आपके लिए अपना घर परिवार छोड़कर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ आप सोशल मीडिया पर भ्रामक जान करें। ये जो आदिवासी समाज के युवा, आदिवासी समाज के लोगों के खिलाफ अपशब्द और सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे, वो आदिवासी खून नहीं हो सकता मेरे भाइयों। आदिवासी खून, सच्चा आदिवासी खून वही होगा जो आदिवासी समाज के लोगों के खिलाफ कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, आदिवासी समाज के खिलाफ कभी भी नकारात्मक नहीं चलेगा। ये जो लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के खिलाफ अभद्रता जो फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कभी भी आदिवासी समाज का खून नहीं हो सकता। चाहे जिसके अंदर बिरसा मुंडा का खून होगा, जिसके अंदर टंट्या भील का खून होगा, जिसके अंदर वीर गुंडाधुर का खून होगा, वो हमेशा आदिवासी समाज के युवाओं का, एक दूसरे का सहयोग करेगा और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जो एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग हैं, जो आदिवासी समाज में जो एक दूसरे की टांग खींचने की जो प्रवृत्ति दिख रहे हैं, उनके अंदर आदिवासी खून नहीं है। आप समझ जाना मेरे भाई। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज हमेशा एक दूसरे का सहयोग करता आया है। हमेशा आदिवासी समाज एक दूसरे को सामूहिकता में विश्वास रखता आया है, मिलकर काम करने में विश्वास रखता आया है। कभी भी एक दूसरे का विरोध करने वाला व्यक्ति कभी भी आदिवासी खून नहीं हो सकता है। इन ऐसे लोग, आप समझ जाना, ऐसे जो विरोध करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, अफवाह फैलाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नकारात्मक रूप से चल रहे हैं। आदिवासी समाज साथियों हमेशा सकारात्मक चलने वाला समाज है। आदिवासी समाज सामूहिकता में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा बढ़ाकर आदिवासी समाज शांतिपूर्ण रूप से अपने हक और अधिकार लेने की बात करने वाला समाज है। मैं सभी जयेश युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, आप के माध्यम से सामाजिक, आपके ऊपर समाज, ये पूरा देश का आदिवासी समाज एक उम्मीद के तौर पे देख रहा है, और आप अपने भाषणों में हमेशा संयम बरतने की कोशिश कीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। हमारी लड़ाई शासन, प्रशासन और सत्ता से है। हमारी लड़ाई अगर है तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपना हक और अधिकार मांगे। हमारी लड़ाई हमारे समाज के लोगों से नहीं, हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जयेश जैसा संगठन, जयेश जैसा वैचारिक संगठन आप लोगों के खिलाफ नहीं। हमारे जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम आप सभी से ये भी अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज को, अगर आप लोगों को इस समाज ने विधानसभा में पहुंचाए, इस समाज ने लोकसभा में पहुंचाए, तो उसके लिए लड़े।
और मैं सांसद महोदय सुमेर सिंह सोलंकी जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अगर भूल में अगर जयेश के ऊपर ये आरोप लगाया कि जयेश से विदेश फंड लिया, अगर गलती से आपने आता आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वरना ये समाज और ये संगठन आपको कभी माफ नहीं करेगा। माननीय सांसद महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय की वर्ग का हमारा ये संख्या में निवास करता है, और इस वर्ग को आपको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आपने विश्व आदिवासी दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस समाज को आपने अनदेखा करने का कोशिश किया है, ये बेहद ही निराशाजनक है। और हमें दुख है कि आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर इस देश के आदिवासियों को आज भी अपना नहीं समझ रहे। आज ये समाज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला समाज है, और जयेश संगठन इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर पहुंचकर अपना हक और अधिकार लेना चाहता है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने देशवासियों से अपील करता हूं, मैं संगठन के सभी युवाओं से भी अपील करता हूं कि कभी भी आक्रामकता, उग्रता कभी भी अपने भाषणों में नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारे संवैधानिक हक और अधिकार के लिए, हमें किसी का छीनना नहीं है। आप इस देश की धरोहर हो, आप इस देश के प्रथम नागरिक हो, आप इस राष्ट्र के मूल लोग हो, और इस देश के और इस राष्ट्र के प्रथम नागरिकों को हमेशा शांति और संवैधानिक तरीके से अपना हक और अधिकार मांगना चाहिए। और जयेश के नाम पर अगर कोई भी किसी भी धर्म और जाति के खिलाफ घृणात्मक भाषण देता है, घृणात्मक मैसेज फैलाता है, घृणात्मक चीजें फैलाता है, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन सामाजिक चेतना का, राजनीतिक चेतना का, सामाजिक बदलाव का एक नाम है, और इस संगठन से हम अपेक्षा करते हैं, इस संगठन के युवाओं से अनुशासन में रहकर, अनुशासन के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक और अधिकार मांगेंगे, आपको अपना हक और अधिकार मिलेगा। जयपाल सिंह मुंडा जी के सपनों को साकार करना है, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलना है, और संवैधानिक दायरे में भीतर रहकर अपना हक और अधिकार लेना है। और जहां पर आदिवासियों को छेड़ने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि मिशन 2023 में विधानसभा के भीतर हमारे युवाओं को पहुंचाना है, किसी भी कीमत पर हमें पहुंचाना है। 2024 में लोकसभा के भीतर जय समर्थित युवाओं को पहुंचाना है। हम मिलकर काम करेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, एक दूसरे का विरोध कभी नहीं करेंगे, और हम लोग सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, हम लोग शांति के मार्ग पर चलेंगे। कभी भी आक्रामकता, कभी भी हिंसात्मक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा नहीं दे। आप सभी से ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं। आप सभी साथियों ने मुझे फेसबुक लाइव के माध्यम से लंबे समय बाद सुना है। साथियों, आप सभी के हक और अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। विधानसभा में, लोकसभा में हम लोग युवाओं को पहुंचाएंगे, और डंके की चोट पर आपको हक और अधिकार भी दिलाएंगे। हम बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करेंगे, हम डंडिया भील के सपनों को साकार करेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर भीम सपनों को साकार करेंगे, हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जी के सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद।